इंट्रोडक्शन पढ़ा था और इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि पीपीईसी में हमें क्या क्या पढ़ना है, कितने पार्ट में पढ़ना है। टोटल 2 पार्ट है, एक है प्रोसेस प्लानिंग और सेकेंड पार्ट जो है वो है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्रोसेस प्लानिंग पे ही रहेगा। प्रोसेस प्लानिंग पे हम प्लानिंग कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद में रूट शीट क्या होता है, ठीक है, प्लानिंग क्या होता है, प्रोसेस को कैसे प्लान करना है, किसी भी प्रोसेस प्लानिंग करने के लिए हमें कौन सा लेआउट चाहिए, तो ये सब अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है। मेक श्योर कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठें ताकि हम लोग उसे अच्छे से तैयार कर सकें, आप लोग नोट्स तैयार कर सकें उसके। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन क्लियर दिख रही है? यस ठीक है, सर। तो देखिए प्रोसेस प्लानिंग एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग हमारा ये सब्जेक्ट का नाम है और जिसका कोड है 501। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट जो है हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन अबाउट द प्रोसेस प्लानिंग। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रोसेस प्लानिंग इज डिफाइंड एज कन्वर्जन ऑफ डिजाइन डेटा टू वर्क इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसका क्या मतलब है, आप थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश कीजिए कि जो हमारे पास में ऑन पेपर जो डेटा है, ऑन पेपर जो डिजाइन है, उस डिजाइन को कैसे हम प्रैक्टिकल वर्क में कन्वर्ट करें। ठीक है, जैसे हमारे पास में डेटाज रहते हैं, एक पूरा एक फाइल बनी हुई रहती है कि इस तरह से हमें किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है और उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास में कई तरीके हैं। कई ऐसे तरीके हैं जिससे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिससे हम शेड्यूलिंग कर सकते हैं, जिससे हम प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने में जब हम करते हैं, रॉ मटेरियल लाते हैं और वहां से जब फिनिश्ड गुड तक हम उसे लेकर के जाते हैं, ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस चलती है। तो इसके कई तरीके होते हैं, लेकिन कई तरीकों में से हमें वो ऑप्टिमम तरीका ढूंढना पड़ता है जो हमारे लिए सही हो, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही हो। ठीक है, हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा उन मेथड्स को, उन तरीकों को, जिससे कि हमें ऑप्टिमम तरीके से पूरी प्लानिंग सही हो जाए। ठीक है, तो प्रोसेस प्लानिंग इज डिफाइंड एज सिस्टमेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ मेथड्स by which a product is to be manufactured economically and competitively. ठीक है, ये जो 2 लाइन का डेफिनेशन है प्रोसेस प्लानिंग का, इससे आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा, बहुत ज्यादा आप इससे इन 2 लाइन से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ मेथड्स by which a product is to be manufactured economically and competitively. ओके, एक सिस्टमेटिक मेथड को डिटरमाइन करना है जिससे कि हमारा प्रोडक्ट इकोनॉमिकली मैन्युफैक्चर हो जाए। ठीक है, जिसमें कॉस्ट कम से कम लगे और कॉम्पिटेटिवली, क्योंकि कंपटीशन भी रहेगा। अगर किसी ने सही तरीके से और ज्यादा इकोनॉमिकली तरीके से बनाया कोई प्रोडक्ट, तो उसके प्रोडक्ट की एमआरपी कम होगी, उसका प्रोडक्ट का जो रेट होगा, जो कॉस्टिंग निकलेगी, जब फाइनली जो कॉस्टिंग निकलती है, तो उस कॉस्टिंग निकलने पर हम देखेंगे कि वहां पर और ज्यादा कॉस्टिंग कम निकली, तो वो अपने से, वो प्रोडक्ट को अपने से भी ज्यादा इकोनॉमिकली तरीके से बना रहा है। तो वो जितनी ज्यादा इकोनॉमिकली तरीके से बनाएगा उतना ही ज्यादा वो कम एमआरपी में उसे सेल करेगा। तो वहां पर सीधी सी बात यह है कि हमें ऐसे मेथड को डिटरमाइन करना है जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर दे इकोनॉमिकली तरीके से। क्लियर है? अब आप देखिए इट कंसिस्ट ऑफ, इनमें क्या क्या है, आपको सीधा सीधा सा जो पीपीटी आप जो देख रहे हैं अभी, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन का आप जो पेज देख रहे हैं, उसी में से मैं आपको समझा रहा हूँ और आप लोग कोशिश कीजिए कि उसी में से आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप इसी के हिसाब से नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। इट कंसिस्ट ऑफ
devising, selecting, specifying process, machine tools to convert raw material to finished products. ठीक है, क्या क्या है इसमें? डिवाइजिंग, डिवाइजिंग का मतलब होता है कि डिवाइस को अरेंजमेंट करना, ठीक है। सिलेक्टिंग, कौन कौन से मशीन हम सिलेक्ट करेंगे, कौन कौन से मशीन टूल सिलेक्ट करेंगे। स्पेसिफाइंग प्रोसेस, प्रोसेस को स्पेसिफाई करना कि किन प्रोसेस को मैं यूज करूंगा उस मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। और लास्ट है मशीन टूल। मशीन टूल मतलब ये कि मशीन टूल्स जब हम मशीन में यूज करेंगे, जब हम टूल्स यूज करेंगे तो वहां पे भी कई तरह से उसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मुझे एक टूल यूज करना है, मुझे दो टूल यूज करना है, या उन दोनों में से कौन सा मुझे टूल यूज करना है। तो ये हम ऐसे डिसाइड कर सकते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट किसका है, ये कंसिस्ट जो चार ओके टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। ओके, जस्ट अ सेकंड। टाइम लगे और हमें कम ट्रेवल करना पड़े, ठीक है। एक होता है प्रोसेसेस। प्रोसेसेस मतलब है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस। उस प्लान में हमें प्रोसेस को भी मेंशन करना होता है, जैसे कि वेल्डिंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, लेथ ऑपरेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेथ ऑपरेशंस है, ठीक है। वहां पर थ्रेडिंग आ गई, ठीक है, वहां पर रिविटिंग आ गई। कई सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसको हमें मेंशन करना होता है कि इन प्रोसेस से इस पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का जो प्लानिंग होगा, जब उसे हम कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड, तो इन प्रोसेस का यूज होगा, ठीक है। फिर प्रोसेस के पैरामीटर्स, पैरामीटर्स मतलब ड्रिल करना है तो ड्रिल कितने एमएम के करना है, ठीक है, कितने एमएम डायमीटर का करना है या कितने एमएम रेडियस का करना है, ठीक है। मिलिंग करना है तो उसके भी कुछ पैरामीटर्स होंगे, उसके कुछ डायमेंशंस होंगे। वेल्डिंग करना है तो कितनी लेंथ तक वेल्ड करना है। ऐसा होता है कि जैसे लेंथ हमने वेल्डिंग करना स्टार्ट करी तो वहां पे हमेशा लेंथ को देखा जाता है, वहां पे लेंथ को मेंशन किया जाता है कि इतनी लेंथ तक वेल्डिंग करना है, ठीक है। तो ये उसके पैरामीटर्स हो गए। फिर मशीन एंड टूल सिलेक्शन, मशीन्स और टूल को सिलेक्ट करना कि अगर हम एक पर्टिकुलर पता रहेगा टूल को सिलेक्ट कर पाएंगे। हमने ड्रिलिंग में देखा कि हमें एक फॉर एन एग्जांपल एक्स एमएम डायमीटर का हमें ड्रिल करना है, ठीक है। तो ड्रिल करना है तो वहां पे टूल कौन सा लूंगा मैं, जिसका डायमीटर एक्स होगा, जिससे एक्स डायमीटर का ड्रिल हो जाए, उतने डायमीटर का मैं टूल सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। उतने उस हिसाब से मैं मशीन सिलेक्ट करूंगा। अगर मुझे प्रोसेस पता ही नहीं है तो मैं मशीन और टूल को सिलेक्ट कैसे करूंगा। वहाँ पे डिटेल्ड प्लान जब हम देखते हैं तो वहां पे ये सारे पॉइंट्स को हमें एज अ फैक्टर मान के चलना पड़ता है कि इनको तो हमें कंसीडर करना ही करना है, ठीक है। फिर आप देखें कि जैसे लेथ कौन सा सिलेक्ट करें, शेपिंग मशीन कौन सा सिलेक्ट करें, ड्रिल बीट, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ड्रिलिंग करना है तो कौन सी ड्रिल बीट का मैं यूज करूं, मैं कौन से टूल का यूज करूं, तो उस हिसाब से हम ड्रिल बीट की भी बात करते हैं। सिंगल पॉइंट टूल है, जैसे कटिंग टूल है तो सिंगल पॉइंट टूल, मल्टी पॉइंट टूल, हम वहां से कटिंग टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है फिक्चर्स, यू ऑल नो अबाउट द फिक्चर्स, ठीक है। फिक्सर जिसमें हम किसी भी रॉ मटेरियल को हम फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। हम वहां पे फिक्स कर देते हैं ताकि वो स्टेबल रहे, जब भी हम उस पर काम करें तो वो अनस्टेबल ना हो, जिससे हमारा रॉ मटेरियल है या जो वर्क पीस है वो खराब ना हो, या फिर बोल सकते हैं कि उसके डायमेंशंस खराब नहीं होने चाहिए या डायमेंशंस चेंज नहीं होने चाहिए, इसलिए हम वहाँ पे फिक्सर्स का यूज करते हैं। तो फिक्सर्स, मिलिंग फिक्सर्स, ड्रिलिंग फिक्सर, ठीक है, ये आ जाता है। अब एक होता है मशीनिंग टाइम।
मशीनिंग टाइम का मतलब यह है कि मशीन कितने टाइम तक हम यूज कर रहे हैं या कितने टाइम तक वो मशीन चल रही है जितने टाइम में हमारा जो वर्क पीस है उस पर काम हो रहा है। ठीक है। हमेशा मैंने आपको ये बोला है कि मशीन टाइम जो होता है, जो मशीनिंग टाइम जो होता है, मशीनिंग टाइम को हमेशा या मशीन की लाइफ को हमेशा टाइम से शो किया जाता है। ठीक है। जैसे एक पर्टिकुलर मशीन की अगर हम बात करें तो 500 600 आवर्स, किसी ने बोला कि इसकी जो लाइफ है वो 500 आवर्स है, तो हम मशीनिंग टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कि अब उसकी कितनी लाइफ हो चुकी है और कितनी लाइफ बची है। जैसे किसी हमने मान लिया कि एक दिन में 5 घंटे या 5 आवर्स कोई भी मशीन है वो काम करती है। ठीक है। अब अगर एक दिन में 5 घंटे काम कर रही है तो 500 घंटे होने में उसको कितना टाइम लगेगा? 100 दिन लगेंगे। ठीक है। 100 दिन में इसका मतलब है कि 100 दिन तक अगर 5-5 घंटे मशीन काम करती है तो 500 घंटे पूरे हो जाएंगे मशीन के। अब जैसे मशीन के 500 घंटे पूरे हुए, 500 आवर्स जब कंप्लीट हो गए, तो उसकी इसका मतलब है कि उसकी लाइफ खत्म हो गई। या तो मशीन टूल आप चेंज कीजिए या मशीन का मशीन आप पूरा चेंज कर दीजिए। ठीक है। अगर मान लीजिए 250 आवर्स चल चुकी है और हमें देखना है, हमें चेक करना है, तो हम ये चेक कर लेंगे कि टोटल लाइफ थी उसकी 500 आवर, अभी कितना चल चुकी है, तो हमने देखा 250 आवर कंप्लीट हो गए हैं। और जैसे 250 आवर कंप्लीट हुए तो हमने ये देख लिया कि 50 दिन के अंदर 250 आवर कंप्लीट हो गए हैं, तो 50 डेज में उसकी आधी लाइफ खत्म हो गई। ठीक है। तो इस तरह से मशीनिंग टाइम भी हमें पता होना चाहिए और मशीन टाइम के बारे में भी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि एक मशीन कितने टाइम तक वर्क कर सकती है और कितने टाइम रोज चलती है। क्योंकि जब जब हम डेली बेसिस पर जब हम रिकॉर्ड रखते हैं तो हमें आसानी होती है कि हम उसका फाइनल जितने भी उसके लाइफ है हम उसका कैलकुलेशन कर सकें। ठीक है। तो ये देखिए, ये जो टोटल 7 पॉइंट है हमारे प्लान के, डिटेल्ड प्लान के, वो हमने देखे। तो उस सातों पॉइंट को आप लोग या तो इसे नोट कर लीजिए, एक दोबारा पढ़िए, आप खुद इसे पढ़िए एक बार। ठीक है। सर एक बार सबसे पहले सर रूट। सर एक बार प्रोसेस पैरामीटर वो समझा दीजिए। हाँ, ठीक है। देखिए, किसी का क्वेश्चन है प्रोसेस पैरामीटर। प्रोसेस पैरामीटर्स का मतलब ये है कि जो प्रोसेस हम सिलेक्ट कर रहे हैं, लाइक हमने जैसे इस पे मेंशन किया गया है कि वेल्डिंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, लेथ ऑपरेशन, तो उनमें भी क्या पैरामीटर्स हैं, मतलब उनके भी कॉन्फ़िगरेशंस क्या क्या है। ठीक है। उनके डायमेंशंस क्या क्या है। ठीक है। जैसे वेल्डिंग है, अब ये प्रोसेस तो सिलेक्ट कर ली हमने कि वेल्डिंग करना है, ड्रिलिंग करना है, मिलिंग करना है, लेथ ऑपरेशन करना है, तो इसके भी डायमेंशन और क्या होंगे। जैसे वेल्डिंग करना है तो वेल्डिंग कितने लेंथ के करना है ये तो मेंशन करो। अगर ये मेंशन नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि वेल्डिंग इतने लेंथ की करना है। अब ये मेंशन कब होगा? जब हमारे पास में पूरी डिटेल्ड ड्राइंग हो तब। जब तक डिटेल्ड ड्राइंग नहीं होगी हम प्रोसेस प्लान नहीं बढ़ा सकते आगे। ठीक है। यस सर। डिटेल्ड हमारे पास में ड्राइंग नहीं है, आपने मैकेनिकल ड्राफ्टिंग कर ली और मैकेनिकल ड्राफ्टिंग करने के बाद में आप लोगों ने उस ड्राफ्टिंग को आपकी टेबल पे रखा और उसी के यूज से हमने रूट बनाया, उसी के यूज से हमने प्रोसेसेस हमने सिलेक्ट करे कि इस ड्राफ्टिंग को करने के लिए या इस ड्राफ्टिंग के अगर अलग अलग पार्ट्स में बना रहा हूं और उसे आखिरी में असेंबल कर रहा हूं, तो उसको हम सिलेक्ट करने के लिए, उसको प्रोडक्शन करने के लिए हमें कौन कौन सी प्रोसेस की जरूरत रहेगी। हमने हमने उसमें एग्जांपल लिया कि कोई सी भी आप 5 प्रोसेस ले ली, फिर उन पांचों प्रोसेस के पैरामीटर्स भी ले।
ड्रिलिंग करना है तो कितने एमएम की ड्रिलिंग करना है, वेल्डिंग करना है तो वेल्डिंग करना है कितने लेंथ की करना, रिविटिंग करना है तो नंबर ऑफ रिविटेड उसमें कितने मेंशन करना है, कितने लगाना है, यू नो ऑल अबाउट रिविटिंग। ठीक है, लेथ ऑपरेशन करना है तो लेथ ऑपरेशन में अलग अलग टाइप की कट कितने तक करना है, फीड कितना देना है, आरपीएम कितना लेना है। ठीक है, आरपीएम पता नहीं है अपने को तो हम नहीं कर पाएंगे, आगे लेथ ऑपरेशन हम नहीं कर पाएंगे। वेल्डिंग हमें करना है और वेल्डिंग की लेंथ पता नहीं है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक पार्ट को बनाने के लिए अगर हमें वेल्डिंग करना है और हम किसी के पास ले गए, हम 2 रॉड लिए हमने और दोनों रॉड को हमें कनेक्ट करना है थ्रू वेल्डिंग, और हम वेल्डर के पास में लेकर के गए। अब उस वेल्डर को ये तो बताना पड़ेगा ना कि इसको इतनी लेंथ तक कर दो, उसको हमें निशान लगा के देना पड़ेगा कि यहां से यहां तक वेल्डिंग कर दो। दिस इज पैरामीटर। यस सर। आए सर में? यस सर। तो ये जब तक पैरामीटर्स हमारे पास में नहीं रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। फिर उसके बाद में मशीन एंड टूल सिलेक्शन। ठीक है, मशीन एंड टूल सिलेक्शन में लेथ मशीन का कोई टूल है वो सिलेक्ट करना, शेपिंग मशीन का है, ड्रिल बीट है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, ये सब सिलेक्ट करना। फिर फिक्सर्स एंड देन मशीन टाइम। ठीक है, तो ये प्रोसेस प्लान को हम इस तरह से प्लान कर सकते हैं। यस ठीक है, सर। अब आप देखिए डिटेल ऑफ हाउ द प्लान इज डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, जो भी हम रॉ मटेरियल लेकर के आ रहे हैं उसका एप्लीकेशन क्या होगा जब वो फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट होगा, तो वहां से हम पूरा प्लान को डिसाइड करते हैं। ठीक है, हाउ द प्लान इज डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन, कैसे प्लान डिपेंड होगा, तो इस तरह से डिपेंड होता है कि उसका हम एप्लीकेशन हम पता कर लें ताकि हम उसे डिटेल्ड तरीके से हम उसे प्लान कर सकें। ठीक है, फिर ऑपरेशन प्लान। ऑपरेशन प्लान में वहां पे हम क्या क्या आपको दिख रहा है, सीक्वेंस एंड समरी ऑफ अ प्रोसेस प्लान। ठीक है, ऑपरेशन प्लान सीक्वेंस एंड समरी ऑफ अ प्रोसेस प्लान। जो ऑपरेशन करना है, अब अलग अलग प्रोसेस को लेकर के ऑपरेशन करना है तो उनका सीक्वेंस, जैसे आप ऊपर देखिए डिटेल्ड प्लान में सेकेंड पॉइंट लिखा है प्रोसेसेस। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल कि वहां पर वेल्डिंग, ड्रिलिंग, बिलिंग, लेथ ऑपरेशन, ये 4 प्रोसेस हैं और उन चारों प्रोसेस का एक प्रॉपर सीक्वेंस होना जरूरी है। हमें पहले वेल्डिंग करना थी, फिर लेथ ऑपरेशन करना था, फिर ड्रिलिंग करना था, फिर मिलिंग करना था। ठीक है, ये था प्रॉपर सीक्वेंस। अगर हमें सीक्वेंस पता ना हो तो क्या होगा, अगर हमें सीक्वेंस पता नहीं है तो हम पहले क्या करेंगे, पहले बाय चांस कोई ड्रिलिंग कर दिया, किसी ने मिलिंग पहले कर दिया, किसी ने वेल्डिंग पहले कर दिया, किसी ने लेथ ऑपरेशन पहले कर दिया, तो ये क्या होगा यहाँ से, एक और जो ऑप्टिमम तरीका हम जो ढूंढना चाह रहे थे उस प्रोसेस को करने के लिए, वो ऑप्टिमम तरीका हमें नहीं मिलेगा। और जैसे ही वो प्रोसेस की प्लानिंग में अगर थोड़ा भी चेंजेस आया तो जो हम ऑप्टिमाइजेशन कॉस्टिंग की करना चाह रहे हैं, जो हम इकोनॉमिकली करना चाह रहे हैं, वो हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसीलिए ऑपरेशन जो प्लान है उसका सीक्वेंस होना बहुत जरूरी है। और समरी, एट लास्ट समरी ऑफ अ प्रोसेस प्लान, एक समरी होना जरूरी है कि ये जो हमें प्लानिंग करना है तो एक जो शॉर्ट में हम लिख के देते हैं कि ये दिस इज द समरी। ठीक है, उस प्लान को करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है, किन किन प्रोसेस की जरूरत है, और वहां पे किस तरह से मशीन और मशीन टूल्स को हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, यस सर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब देखिए आप यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द प्रोसेस प्लानिंग
यहाँ पे प्रोसेस प्लानिंग को डायग्रामेटिकली थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें कि प्रोसेस प्लानिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये सबको कर्सर दिख रहा है? यस सर। देखिए ये जो रेक्टेंगुलर में जो लिखा है प्रोसेस प्लानिंग, ठीक है, ये प्रोसेस प्लानिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब देखिए, आप देखिए फ्रॉम द लेफ्ट साइड डिजाइन डिपार्टमेंट से डिजाइन आई प्रोसेस प्लानिंग डिपार्टमेंट में। जब डिजाइन प्रोसेस प्लानिंग डिपार्टमेंट में आती है तो उससे क्या होता है, पूरी प्लानिंग होती है। फिर पूरी प्लानिंग ये होती है कि एक बार जब डिजाइन बन जाएगी, डिजाइन के बनने के बाद हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि शेड्यूलिंग क्या होनी चाहिए, मशीन कौन सी यूज करना है, मशीन टूल कौन से यूज करना है, प्रोसेसेस कौन सा यूज करना है, ठीक है, रूट कौन सा बनाना है, ये सब तभी हम डिसाइड कर पाएंगे। इसीलिए इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले प्रोसेस प्लानिंग डिपार्टमेंट में डिजाइन डिपार्टमेंट से डिजाइन आई और वहीं से मशीन टूल को सिलेक्ट करा। आप देखिए राइट की तरफ, अपर कॉर्नर की तरफ, राइट की तरफ जा रहा है एक एरो, वो जा रहा है मशीन टूल, और एक वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, आप वहां देखिए, वहां लिखा हुआ है शेड्यूलिंग एंड प्रोडक्शन कंट्रोल, ठीक है। सारी प्रोसेस प्रोसेस प्लानिंग डिपार्टमेंट से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। लेकिन कब, जब वहां पे डिजाइन डिपार्टमेंट से एक डिटेल्ड डिजाइन वहां पर पहुंच जाए। Isn't it? समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, so move to the next concept of process planning, right? अब आप देखिए कंसेप्ट ऑफ प्रोसेस प्लानिंग में, हाँ अंकित, हाँ अंकित बोलो। सर लास्ट 5 मिनट्स बचे। हाँ ठीक है, तो सभी को मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि जैसी आपकी मीटिंग ये खत्म होती है, ठीक है, प्लीज कनेक्ट टू द सेम लिंक, ओके। सेम लिंक पे आप लोग वापस कनेक्ट कीजिएगा तो हम कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। विद इन 2 मिनट्स हम कंटिन्यू कर लेंगे फिर वापस, ठीक है। अभी चल रहा है, चलने देते हैं, जहां से छूटेगा वहां से कंटिन्यू कर लेंगे। कंसेप्ट ऑफ प्रोसेस प्लानिंग, ठीक है। अगर आपको प्रोसेस प्लानिंग के बारे में क्वेश्चन आता है तो इस वाले पीपीटी स्लाइड में आपको स्टार दिख रहा है कहीं पे, स्टार? यस सर। वो स्टार हमने इसीलिए लगाया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोसेस प्लानिंग को लेकर के कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे डिफाइन प्रोसेस प्लानिंग, या प्रोसेस प्लानिंग को डिस्क्राइब कर दो, ठीक है, या प्रोसेस प्लानिंग का कंसेप्ट समझा दो, या प्रोसेस प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा शो कर दो 3 नंबर का, और बाकी जो है उसको डिटेल्ड डायग्राम से समझा दो, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम से समझा दो, तो आपको ये बनाना जरूरी है कैसा भी क्वेश्चन है प्रोसेस प्लानिंग में, ठीक है। देखिए इसको हम यहाँ पर समझते हैं कि एक्चुअली में क्या बता रहा है। सबसे ऊपर देखिए प्रोडक्ट डिजाइन, जैसे मैंने आपको बोला था कि डिजाइन डिपार्टमेंट से जब तक प्रोडक्ट की डिजाइन प्रोसेस प्लानिंग डिपार्टमेंट में नहीं पहुंचेगी तब तक प्रोसेस प्लानिंग डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता, राइट? यस सर। इसीलिए यहाँ पे प्रोडक्ट डिजाइन के बाद में आप देखिए एरो लगा हुआ है प्रोसेस प्लानिंग पे, ठीक है। अभी जो आपको एरो देखना है वो इधर वाला एरो देखना है, ठीक है, ये वाला, ये प्रोसेस प्लानिंग पे गया, ठीक है। प्रोसेस प्लानिंग के बाद में गया ऑपरेशन प्रोग्रामिंग पे,
जहाँ पे ऑपरेशन के बारे में या जिसको हम प्रोसेस बोल रहे थे कि प्रोसेस का वहां से सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। फिर वो गया वेरिफिकेशन पे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वेरिफिकेशन कैसे होता है, तो वेरिफिकेशन के लिए बाय और मेक डिसीजन या मेक और बाय डिसीजन की बात होती है, ठीक है। उसको इंट्रोडक्शन में हमने देखा था, हम इसको आगे भी और देखेंगे, लेकिन मेक और बाय डिसीजन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ किसे बोलते हैं। मेक और बाय डिसीजन का मतलब होता है कि आइदर वी हैव टू मेक द प्रोडक्ट इन द कंपनी और वी हैव टू बाय। या तो आप कंपनी में मेक कर लो, प्रोडक्शन कर लो, या वेंडर से बाय कर लो, या बाहर मार्केट से बाय कर लो। ऐसे कई सारे छोटे छोटे से प्रोडक्ट्स होते हैं। जब हम असेंबली करते हैं, सब असेंबली करते हैं, तो वहां पे कई सारे ऐसे छोटे छोटे से प्रोडक्ट होते हैं, छोटे छोटे से पार्ट होते हैं, जिसे हम कंपनी में उस मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन्हें ये डिसीजन लेना पड़ता है कि हम इसे बाय करेंगे, ठीक है, फ्रॉम द आउटसाइड वेंडर, है ना, फ्रॉम द मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइज। कोई स्मॉल इंटरप्राइज को हमने ऑर्डर दे दिया जो इस पे काम करता है, जैसे कि नट बोल्ट। अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो नट बोल्ट थोड़ी ना बनाएगी। नट बोल्ट तो वो स्प्रिंग है, नट बोल्ट है, वो क्या करेंगे, वो ऑर्डर दे देंगे वेंडर को, वेंडर को ऑर्डर देगा, वेंडर उसको बना करके देगा। अब इसको मेक और जो बाय डिसीजन लेना है वो कहाँ से लेना है, वो लेना है ऑपरेशन प्रोग्रामिंग से। पहले ऑपरेशन देखेगा कि ये ऑपरेशन हमारे यहाँ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। नट बोल्ट को बनाने के लिए ऑपरेशन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ऐसा तो नहीं कि ऑपरेशन तो हो जाएगा लेकिन सीक्वेंस उसका चेंज करना पड़ेगा बार बार, ठीक है। तो जैसे ही वहां पे ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन अगर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, कोई ऑपरेशन को हमें चेंज करना पड़ रहा है, तो वो कंपनी ये डिसीजन ले लेती है कि बाय करो इसे, वेंडर से ले वेंडर से लेने के बाद में, और इसका यूज हम असेंबली में कर लेंगे, ठीक है। फिर आप देखिए शेड्यूलिंग। अगर हमने बाय डिसीजन लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर मेक डिसीजन लिया है कि मेक हम करेंगे, हम खुद